आज का जो टॉपिक है वो है आपका फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री एक्ट 1948, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि ये क्या है। तो देखो, ये एक कानून है, बोले तो एक्ट एक लॉ है। ये करता क्या है? तो इससे वर्कर जो कंपनी में काम कर रहे होते हैं, जो एम्प्लॉय लोग कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनका कुछ अधिकार के बारे में इसमें बात किया गया है। कंपनी या फिर फैक्ट्री जो है वो काम कैसे करेगी, काम करने का तरीका क्या होगा, क्यों, मतलब जैसे वर्किंग आवर्स, उसके बाद वर्कर्स का वेलफेयर। यहां पे मैं जो बोल रहा हूं वर्कर, लेबर, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो लोग निचले कैटेगरी में काम कर रहे हैं उनके लिए। सबसे पहले तो ये आज समझ लो कि जितने भी लोग काम करते हैं कंपनी में, सब लोग वर्कर हैं और सारे लोग लेबर हैं। जैसे मैं बोलता हूं ना कि सारे कंपनी कंट्रैक्टर कंपनी है, वैसे ही सारे लोग वर्कर है और लेबर है। याद रखना इस चीज को। कितने लोग को ये चीज ना थोड़ा सा अजीब लगेगा, सर कह रहे हैं लेबर हो तुम। हाँ लेबर हो, मैं भी काम करता हूं कंपनी में, मैं भी लेबर हूं। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई है जो हमसे काम करवाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि हर कंपनियों के ऊपर एक ना एक आपकी कंपनी है, वो उससे काम करवाने के लिए रखी है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट दी है कि आपको इतना काम कंप्लीट करके देना है, इतने दिनों में इतना पैसा मैं आपको पे करूंगा। तो हुई ना वो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। और तुम लोग क्या सोचते हो कि कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मतलब कोई ठेकेदार? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है और उसको उसके ऊपर जो काम करने वाली है कंपनी, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी जो ग्राउंड पे काम कर रही है, इसके ऊपर कंपनी है, उसके नजर में ये कॉन्ट्रैक्टर, वो कंपनी इसके नजर में जो नीचे वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ये करता है, मान लीजिए कि ये एक काम करता है ग्राउंड पे, इसके ऊपर ये जिसके लिए काम कर रहा है, मान लीजिए बी के लिए काम कर रहा है, तो बी के लिए ए क्या है? कॉन्ट्रैक्टर है, और ए के लिए बी क्या है? कंपनी है, बड़ी कंपनी। ठीक उसी तरह बी के ऊपर जो सी कंपनी है, तो सी के लिए बी कॉन्ट्रैक्टर है और बी के लिए सी बड़ी कंपनी है। ठीक है, बी के एम्प्लॉय बोला क्या कि सी में जो काम कर रहा है वो बड़ा कंपनी में काम कर रहा है। ठीक उसी तरह फिर सी के ऊपर एक कंपनी हो गई डी, तो सी डी के लिए सी कॉन्ट्रैक्टर हो गई और सी के लिए डी कंपनी हो गई। सी के एम्प्लॉय के लिए लगेगा कि यार सी मेरे को डी कंपनी में जाना है ना। तो ये चलता है। हम क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर में जॉब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी अभी के डेट में इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी कंपनी है, सबके सब कंपनी है, कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। याद रखना ये चीज। जो तुमको ये बताता है ना वो मूर्ख बनाता है। कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, बड़े जो तुमको ये चीज बताता है कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्टर है, ये कंपनी ऐसी है, कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। आज के डेट में सब के सब एक रजिस्टर्ड कंपनी है, जिसको आप लिमिटेड बोलते हो, प्राइवेट लिमिटेड बोलते हो, उस तरीके की है। ठीक है, वैसे ही जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी इस कंपनी में काम करने वाला जो वर्कर है, ठीक है, बात को समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। इस कंपनी में काम करने वाला वर्कर, इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर, जितने भी लोग हैं, चाहे वो इस कंपनी में काम कर रहे हो या इस कंपनी में काम कर रहे हो या इस कंपनी में काम कर रहे हो या इस कंपनी में काम कर रहे हो, सारे के सारे क्या है? लेबर है, लेबर, वर्कर। और थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन में उनको बोला जाता है एम्प्लॉय। थोड़ा सा मॉडिफाई, इज्जत देना है ना, तो इज्जत देने के लिए उनको एम्प्लॉय बोल दिया जाता है, और जो नीचे स्तर पे जो काम कर रहे हैं उनको वर्कर, लेबर ही बोला जाता है। तो
तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो आप ना अपने मन में, आप मान लो कि आप कहोगे कि सर हम लेबर बनने के लिए थोड़े सेफ्टी ऑफिसर का पढ़ाई कर रहे हैं। भाई लेबर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हें इज्जत तो मिल रही है ना। रूल बुक के हिसाब से तुम क्या दिखते हो, क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तुमको। रूल बुक में कहता है कि ये हो, तुमको भी लेबर कहेंगे। कौन लेबर वहां पे तुमको कह रहा है? कोई लेबर वहां नहीं कर रहा है। लेकिन कहने का मतलब जो रियलिटी है वो बता रहे हैं। और रियलिटी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप फैक्ट्री एक्ट पढ़ोगे तो इस फैक्ट्री एक्ट को ही हम लोग बोलते हैं लेबर क्या लॉ। इस फैक्ट्री एक्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर लॉ। मतलब लेबर जो होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनका कानून। मतलब इसी में जो अधिकार है उसी के लिए लेबर, वही उसी को बोलते हैं लेबर लॉ। और इसी लेबर लॉ के कारण सारे लेबर जो वहां पे वर्कर, जो एम्प्लॉय है, चाहे हम हो चाहे आप हो, जिस भी कंपनी में काम करते हैं, हमें अपना अधिकार प्राप्त होता है। अगर अपना अधिकार नहीं प्राप्त करके आप काम करिए तो फिर आप तो कंपनी में काम भी किया और कंपनी ने आपको दिया क्या? कुछ नहीं। बराबर। तो इसीलिए फैक्ट्री एक्ट 1948 और आपका लेबर लॉ दोनों एक ही होता है। ठीक है। अब इसमें क्या है, इसी को कोई कोई लोग बोलता है इंडियन लेबर लॉ या फिर इंडियन लेबर एक्ट। बराबर। इसी को कोई कोई बोलता है इंडियन लेबर एक्ट। तो हमें इतना नाम के पीछे नहीं भागना है। कौन बोल रहा है लेबर? अच्छा स्वयं हमको स्पेलिंग बता रहे हैं। नहीं स्वयं लेबर जैसे कलर होता है ना, COLOR और COLOUR, वैसे ही लेबर भी होता है LOBOR या फिर LOBUR, दोनों लिख सकते हो। ये इंग्लिश है भाई, इसीलिए तो मैं इंग्लिश को बोलता हूं। तो ठीक है, वो स्पेलिंग के पीछे हम लोग को नहीं भागना है। अब हम लोग को क्या करना है कि देखो, ये जो लेबर हो, क्या बोलते हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 हो या लेबर लॉ हो या फिर फैक्ट्री लेबर एक्ट हो, ये बना क्यों? तो बना इसलिए ताकि जो लेबर जो होते हैं, जो हमारे कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको अपना राइट प्राप्त हो सके। जैसे हमारे इंडिया में संविधान बना, क्या क्या करने के लिए कि जितने भी पर्सन, जितने भी पीपल यहाँ पे हैं, उन सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त हो। हाँ, वो चीज अलग है जो यहाँ पे उस चीज को बहुत बड़ा राजनीति बनाया जाता है इंडिया में, लेकिन हमें क्या उसका कुछ अच्छा चीज सीखना है। क्या वो बना किस लिए? सबको अपना अपना अधिकार प्राप्त हो और उस अधिकार के तहत क्या हो, अपने कैरियर को आगे बढ़ाए लोग और अपना अपना जो ये अपना पर्सनल लाइफ और जो होता है ना सामाजिक विकास करें। सामाजिक विकास करें मतलब कि अपना विकास और अपने आसपास में जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं सबका विकास करें और सब लोग मिलके आगे बढ़े। एक्चुअल में संविधान बनाने का बस इतना ही मकसद था। बाद बाकी इसी तरह ये फैक्ट्री एक्ट भी बना, तो देखो जितना भी रूल रेगुलेशन बनता है ना, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से लूप होल निकल ही जाता है। इसी में बहुत सारा आपको लूप होल मिलेगा जब आगे पढ़िएगा तो, और बहुत सारा ऐसा रूल मिलेगा जो केवल किताबों में लिखने वाला होता है, और बहुत सारा ऐसा रूल मिलेगा जिससे आपको ये पता चलता है कि हम ये जो काम कर रहे हैं, ये काम को ये करने से हमको ये फायदा हुआ, अच्छा ये हमारा अधिकार है, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके का बहुत सारा अधिकार है। जैसे आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं, वर्कर्स कितने देर काम करेंगे कंपनी में, इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। वर्किंग आवर डिस्कस किया गया है, कितने वर्कर्स में कितने सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, ये भी इसमें मिलेगा। एक वर्कर को लगातार आप कितने देर तक काम करवा सकते हैं, ये भी मिलेगा। इस तरीके के आपको हर चीज इसमें मिलने वाला है। बस दिक्कत क्या है कि पूरा का पूरा फैक्ट्री एक्ट 1948 अगर आपको मैं पढ़ाने जाऊं तो पता चलेगा कि ये क्लासेस चलते रह जाएंगे। इसमें मैंने क्या किया है कि एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए इंजीनियर, आप लोग के लिए इसमें एक बेस्ट चीज मैं लाया हूं कि जैसे मान लीजिए कि आपको जब कहीं काम करना हो तो आपको कौन कौन से रूल से मतलब है। ठीक, जैसे कि आपको सेफ्टी से रिलेटेड रूल से मतलब है,
आपको वर्कर्स या एम्प्लॉइज का वेलफेयर से मतलब है, आपको वर्किंग आवर से मतलब है, आपको ड्यूटीज से मतलब है ना, आपको हेल्थ से मतलब है। तो जो जो चीज से आपको मतलब है ना, वो सारे चीजों का कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा एक एक करके। उससे पहले आपको बस ये मैं आज इंट्रोडक्शन ये चीज का दे रहा हूं कि मैं इसमें आपको एज सेफ्टी ऑफिसर, एज इंजीनियर जब आप जॉब कर रहे होंगे तो मैं उतना रूल आपको आज दे दूंगा जितना रूल आप पढ़ के चाहो तो बहुत ही बेस्ट रूल रेगुलेशन के साथ आप काम कर सकते हो कंपनी में। अब आप बोलोगे कि सर एज ए सेफ्टी ऑफिसर या फिर एज ए इंजीनियर मुझे इस रूल की क्या आवश्यकता है? आता है ना क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस रूल का क्या आवश्यकता है मुझे? तो मैंने सुना है एज ए सेफ्टी ऑफिसर कि जब हम लोग को जॉब लगता है तो हम जाते हैं कंपनी में, और कंपनी में जाके वर्कर्स लोगों का हम लोग जूता, चप्पल, सैंडल, जूते क्या होते हैं, कुर्ता पजामा, शॉर्ट पैंट, यही सब देखते हैं। घंटा ये सब कुछ नहीं होता है यार, ये सेफ्टी ऑफिसर का रोल ही नहीं है। आज अगर नहीं जानते हो तो आज अपने दिमाग में बैठा लो, ये सेफ्टी ऑफिसर का कोई रोल ही नहीं है। ये कौन सा रोल होता है यार? आप एक बार सोच के देखो, किसी वर्कर को मैं बोल दूं कि यार आप इतना दिन से काम करो, आप 1 महीने से काम करो, 10 दिन से काम करो, 2 साल से काम करो, आपको आपका सैलरी कितना है मैं पूछता हूं, वो बोलेगा 10,000। मैं बोलूंगा ठीक है 12,000 ले लेना और यहाँ पे ग्रीन हेलमेट पहन के खड़े हो जाओ। और जो लोग काम करते समय लापरवाही कर रहा है उस आदमी से क्या करो कि उस काम में कैसे सेफ्टी से किया जाता है ये बताओ। क्यों? वो बता देगा। क्यों बता देगा? क्योंकि वो रोज उसको भी उसके लिए उंगली किया गया है। अब आप ये चीज सोचो एक बार कि वो पर्सन अगर बता सकता है तो फिर आपकी जरूरत क्यों है? आपके लिए कंपनी मिनिमम 15, 18, 20, 25 स्टार्टिंग पेमेंट इस तरीके का क्यों करती है? किसी भी पर्सन को ग्रीन हेलमेट पहना के खड़ा कर सकती थी, तो आपको करती है। क्यों करती है आपको? इसलिए करती है आपको क्योंकि उसको एक प्रॉपर सेफ्टी ऑफिसर चाहिए। और एक सेफ्टी ऑफिसर जो होता है ना किसी भी कंपनी में, एक लीगल एडवाइजर होता है। लीगल एडवाइजर तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, अगर नहीं समझ रहे हो तो छोटा सा एक लाइन बता देता हूं लीगल एडवाइजर किसको बोलते हैं। अगर इसको हिंदी में बोलूं तो कानूनी सलाहकार। कंपनी का कानूनी सलाहकार होते हो। हाँ, वो बात अलग है कि आपको कोर्ट में जाके कानून नहीं पढ़ाना है, लेकिन अपने साइट पे, अपने जॉब पे आपको उसको कानून ही पूरा समझाना है। चाहे किसी को पर्सनल पेप टॉक दे रहे हो तब, चाहे किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तब, चाहे टीबीटी कर रहे हो तब, चाहे आप SWMS बना के कोई वर्क के लिए शुरू कर रहे हो तब, चाहे हीरा बना रहे हो तब, चाहे आप चेकलिस्ट कर रहे हो तब, पूरा तो पूरा आप क्या कर रहे हो? कानूनी वाला ही काम कर रहे हो ना। वहां का रूल रेगुलेशन को ठीक करके, अपने वहां का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको ठीक करके आप काम करवा रहे हो। है ना? तो इस तरीके के जब आपको इतना अधिकार मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि केवल वर्कर का प्रोटेक्शन दे देना हो गया काम, और भी कौन सा प्रोटेक्शन हो इस फील्ड में? हेलमेट पहनो, क्यों खोले हो? अरे तुम्हारा चेन स्ट्रिप कहां है हेलमेट का? ऐसे कौन पहनता है? सेफ्टी बेल्ट क्यों ऐसे लगाते हो? भाई इतना ही सेफ्टी नहीं होता है। सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आप आज से ध्यान में रख लो कि आपको रूल के बारे में पता होना चाहिए, सेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सेक्शन नहीं पता है तो आप ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हो। वो खाने कमाने वाले सेफ्टी ऑफिसर बन जाओगे जितना से आपका जिंदगी चल सके। हाँ, लेबर बनने से बढ़िया था वो सोच के आए थे तो ठीक है। लाइफ में कुछ करना चाहते हो तब नहीं ठीक है, तब आपको फैक्ट्री एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा और उसके लिए सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कितना पढ़ना सही रहेगा उसमें हम आपका मदद कर रहे हैं। हम आपका मदद कर रहे हैं ना, कितना पढ़ना सही रहेगा। तो हम आपका क्या मदद कर रहे हैं? हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा सेक्शन पर हो ज्यादा बढ़िया रहेगा। उस सेक्शन को आराम से याद रखो, बढ़िया से बढ़िया आपका
हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले ये बताओ फैक्ट्री एक्ट कब बना था इंडिया में? फैक्ट्री एक्ट इंडिया में कब बना था? अरे अच्छा लग रहा है अगर मेरा बताया हुआ चीज तो थोड़ा सा आप लोग लाइक भी कर दिए करो। ठीक है, एक कमेंट भी करके बताओ कि आप कौन हो और कहां से हो, अच्छा लगता है देखने। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट भारत में कब बना था? पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इसका जरूरत नहीं है जॉब में, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज आपको भी जानना चाहिए। 1948, एक जवाब 1948, दूसरा जवाब 1948, और कोई है जो जवाब दे सकता है? तो क्या इंडिया जब आजाद हुआ उससे पहले इंडिया में कंपनी नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी? सोचो, अगर थी तो क्या वो बिना कंपनी के रूल रेगुलेशन से चलते थे? ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, इंडिया में सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट 1936 में बना था। उससे पहले भी था बहुत सारा, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, लेकिन 1936 में जो बना था उसको लगभग इंडिया का फैक्ट्री एक्ट की तरह माना गया। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे इंडिया अपना आजादी की तरफ बढ़ने लगा और जब बढ़ गया, आजादी कंप्लीट हुआ, उसको आजादी मिल गया, तब सबको रियलाइज हुआ कि ये जो 1936 में जो फैक्ट्री एक्ट बना, ये फैक्ट्री एक्ट में क्या था कि जो ब्रिटिश लोग थे वो थोड़ा सा उस तरीके का रूल रेगुलेशन बना करके थे कि इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो उनका मतलब पूरा का पूरा उनके आगे झुकी रहे। उसमें थोड़ा सा रूल रेगुलेशन अपना मतलब वो अपने हिसाब से लेके चल दिए थे। तो अभी क्या किया, इंडिया जैसे आजाद हुआ 1947 में, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना था, कुछ रूल्स को हटा देना था। उनका पहला काम था कि कुछ रूल्स को हटा दो जो आपका ब्रिटिश लोग का अपना रोल था, अपने लिए बनाया गया रोल था। तो उसने क्या किया कि वहां से हटा दिया और कुछ रूल्स हटा दिए और उसको एक नया नाम दे दिया, फैक्ट्री एक्ट 1948 करके। इसलिए कि अगर 36 को ही अमेंडमेंट में डाल देता कि इसमें संशोधन किया गया तो वो ब्रिटिश रूल को उसमें हमेशा के लिए हमें याद रखना पड़ता। तो उसने क्या किया, जो इंडिया के जो लोगों ने इसको फैक्ट्री एक्ट को चेक किया और उसको मॉडिफाई किया, उन्होंने सीधा सीधी नाम ही चेंज करके और फैक्ट्री एक्ट 1948 कर दिया। तो आपको ये चीज भी समझ में आता होगा, जब अमेंडमेंट होता है ना कोई भी रूल रेगुलेशन का, तो ऐसे ही सब ईयर लिख के आता है। तो इसने क्या किया कि पूरा का पूरा फैक्ट्री एक्ट को ही अमेंडमेंट में डाल दिया और 1948 कर दिया, फैक्ट्री एक्ट 1948। पहले केवल फैक्ट्री एक्ट के नाम से था जो 36 में बना था, बाद में 1948 कर दिया। ठीक है, उससे पहले भी बना, बहुत सारे रूल्स थे, बहुत सारे रेगुलेशन थे। ठीक है, मैं उस पर अब ज्यादा नहीं समय लूंगा, बस उसके बाद ये बता दूंगा आपको कि ये जो फैक्ट्री एक्ट होता है इसको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कितने जो होता है, फर्स्ट में क्या करता है, जो आपका फर्स्ट कैटेगरी जो होता है वो क्या करता है कि जो आपका ये एक इसमें रिलेशनशिप करना, रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, रिलेशनशिप के बारे में बात करता है। किसके बीच रिलेशनशिप का, किसके बीच, तो बोल सकते हैं यूनियंस, अरे इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, ट्रेड यूनियंस एंड कंपनी। देखो बाबू, समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं समझना चाहते हो और नहीं समझोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है बाद में। चलो ठीक है, अभी समझ के याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करो। ठीक है, तो जो आपका फैक्ट्री एक्ट होता है वो मोस्टली दो कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन कैटेगरी में, तो पहला कैटेगरी क्या होता है, फर्स्ट कैटेगरी कहता है कि रिलेशनशिप बनना,
मतलब के बारे में बात करता है, किसके किसके बीच का, तो ट्रेड यूनियन का और कंपनी के बीच का। मतलब जो कंपनी होती है उसके और उसके ट्रेड यूनियन जो होते हैं उनका एक रिलेशन है। ट्रेड यूनियन कौन है भाई, कौन है ट्रेड यूनियन? अरे भाई ट्रेड यूनियन का मतलब यही लोग हैं, सॉरी, इन्हीं लोगों को बोला जाता है ट्रेड यूनियन। अब बोलोगे सर इसमें तो एम्प्लॉय आकर, तो इसमें इंजीनियर भी होते हैं, मैनेजमेंट भी होते हैं। अरे सब यूनियन में आता है भाई। थोड़े देर के लिए कोई हमको गलत कह देगा कि सर नहीं ऐसा नहीं होता है, यूनियन में केवल वर्कर लोग का अपना ट्रेड यूनियन होता है। भाई ठीक है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जितने भी लोग वर्कर सॉरी एम्प्लॉय अपने आप को समझते हैं, कोई इंजीनियर समझता है, कोई ऑफिस क्या बोलता है कंपनी का स्टाफ समझता है, कोई अपने आप को सेफ्टी ऑफिसर समझता है, कोई अपने आप को क्यूसी वाला समझता है, कोई अपने आप को एचआर वाले समझते हैं। आप चाहे जो भी हो, आप अपनी ऊपर कंपनी वालों के लिए क्या हो, वर्कर ही हो। कड़वा है सच, ठीक है। तो जितने लोग जो है नीचे में काम कर रहे हैं सब लोग ट्रेड यूनियन में होते हैं, ठीक है। हाँ उसमें हम लोग शामिल नहीं होते। अगर प्योर भाषा में बोलूं तो उसमें होता कौन है, जितने भी लेबर लोग होते हैं एक अपना यूनियन बना कर रखते हैं, और क्या होता है वो लोग अपने कोई भी प्रॉब्लम्स को उस यूनियन के थ्रू वहां पे पहुंचाते हैं। और कंपनी यहाँ पे कौन हो जाता है, कंपनी यहाँ पे हो जाते हैं स्टाफ लोग, जो खुद समझते हैं कि इसका यूनियन का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो मतलब कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब हम खुद कंपनी बन जाते हैं। जो स्टाफ सेफ्टी ऑफिसर या इंजीनियर लोग क्या होते हैं, या फिर मैनेजमेंट वाले लोग अपने आप को स्टाफ समझते हैं, और वो अपने आप को कंपनी समझते हैं, और जो लोग वर्कर होते हैं उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। क्या फर्क पड़ता है कौन प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इनका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ट्रेड यूनियन वालों का क्या होता है, उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने में क्या फर्क पड़ता है, किसने प्रॉब्लम सॉल्व किया, कंपनी का मालिक आके सॉल्व किया, या फिर कोई इंजीनियर आके सॉल्व किया, क्या कोई सेफ्टी ऑफिसर सॉल्व किया, क्या एचआर वाला सॉल्व किया, कोई भी सॉल्व करे उसको क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए किसी का इसमें से 100 लोगों का पेमेंट रुका हुआ है, 50 लोगों का पेमेंट रुका हुआ है, कंपनी का मालिक आके पेमेंट रिलीज करा दे तो, या फिर आप करा दो तो उसको क्या मतलब है। तो इसलिए रिलेशन अच्छा होना चाहिए इनका और इनका। मतलब अगर सीधी बात करूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो बताना। वर्कर और किसका रिलेशन, स्टाफ, इन लोगों का रिलेशन सही है तो समझिए कि फर्स्ट वाला कैटेगरी टिक कर गया। क्या कर रहा है, हम रंगदार है शॉर्ट सेफ्टी वाला, सब रंगदारी निकल जाएगा, रंगदार है हम। तुम भी वो काटा वीडियो बनाता है उसका देख लियो क्या, हम बारगा रंगदार है, बड़ी मारेंगे। अब क्या सेकंड, अगर बात करें कि दूसरा कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। तो दूसरा कैटेगरी जो आपका होता है वो कहता है कि जितने भी इंप्लॉय वहां काम कर रहे हैं, दूसरा कैटेगरी ध्यान सुनना, दूसरा कैटेगरी क्या होता है, जितने भी इंप्लॉय काम कर रहे हैं। तो अब जब इंप्लॉय का बात आया तो ये और ये दोनों, मैं यहां पे क्या किया, वर्कर और स्टाफ इज इक्वल टू इंप्लॉय, वर्कर लेबर स्टाफ जो भी हो इज इक्वल टू एम्प्लॉइज, बराबर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जैसे ही आते हैं दूसरे कैटेगरी में, कि दूसरा कैटेगरी क्या चीज का ध्यान देता है इसमें, तो दूसरा कैटेगरी ये चीज का ध्यान देता है कि जितने भी एम्प्लॉय है, वर्कर हो या स्टाफ हो, सबके का अपना अधिकार मिलना चाहिए। कहां पे, वर्क प्लेस पे, गांव में नहीं आके। सैलरी रुका हुआ है, चाहे सैलरी को लेके कोई बात हो रहा है, इस तरह का अधिकार, ऐसा नहीं कि हमारा सैलरी बढ़ाइए, ये हमारा अधिकार है। भाई बोलने का अधिकार है कि सर जी बढ़ा दीजिए मेरा कुछ सैलरी, लेकिन ऑर्डर देने का थोड़ा अधिकार है। तो दूसरा कैटेगरी क्या कहता है, राइट देता है, राइट।
राइट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको अधिकार देता है एट वर्क प्लेस। कहां पे अधिकार देता है? वर्क प्लेस पे, बराबर। ठीक है, और कुछ अब थोड़ा सा ये जान लो कि ये जो फैक्ट्री एक्ट है इसके अंदर क्या क्या चीज का अधिकार होता है और क्या क्या चीज के बारे में इंप्रूवमेंट पे बात होता है। मतलब जैसे लेबर एक्ट है जो ये अपना लेबर लॉ या फिर फैक्ट्री एक्ट, इसमें हमें क्या क्या चीज पे बात करना होता है और क्या क्या चीज का हमें फायदा मिलता है, इसमें इंप्रूवमेंट क्या क्या चीज के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्किंग कंडीशन होता है उसके बारे में बात होता है, उसमें इंप्रूवमेंट की बात करवाता है, उसमें आपको मदद करता है क्या? फैक्ट्री एक्ट। उसके बाद क्या चीज का बात करता है और क्या चीज में मदद करता है? वर्किंग आवर। वर्किंग आवर्स की बात करता है और क्या चीज का? वेज शीट, वेजेस के बारे में बात करता है। ठीक, और क्या चीज का बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लेबर। क्या चीज का बात करता है? प्रोटेक्शन ऑफ लेबर एंड सेटलमेंट बोल सकते हैं। प्रोटेक्शन लेबर, इसको बोलना ऐसे, राइट एंड सेटलमेंट। अब मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं ये है क्या, आप थोड़ा समझिए। वर्किंग कंडीशन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जहां पे काम हो रहा है वहां का कंडीशन कैसा होगा, इस पे भी आप लोग का अधिकार बनता है एज ए वर्कर कि आप उस चीज को देखो, बोलो कि मुझे ये चीज ऐसा कंडीशन चाहिए और आपका काम होता है। ठीक है, वर्किंग आवर्स, भाई अगर वर्किंग आवर्स का रूल इसमें नहीं होता तो कंपनी वाले या इंजीनियर लोग हमें, आपको या फिर कोई भी वर्कर लेबर जो भी है उनको काम कराते कराते मुंह आ देते भाई। प्रोटेक्शन ऑफ लेबर राइट, मतलब जो भी लेबर का अधिकार है उसका प्रोटेक्शन करना और उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका सेटलमेंट करना, मतलब उनको ठीक ठाक से उस चीज का मदद कर देना और उस चीज को ठीक करवा देना। ठीक है, यही चीज होता है। और क्या होता है कि ये जो अधिकार, मतलब कहने का मतलब इसमें ऐसा अधिकार कि अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनसे मिल के और उनका डिमांड क्या है, उस चीज को मानने लायक है नहीं मानने लायक है, मानने लायक है तो कैसे उसको सेटलमेंट करना। ठीक है, तो ये होता है आपका, तो ये होता है आपका कैटेगरी और इससे इसमें इंक्लूडेड चीज जो आपको फैक्ट्री के बारे में हम लोग आप लोग पढ़ रहे हैं, हम आप सब लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला इसके बारे में और क्या जानना चाहते हैं और क्या जानना जरूरी है। देखो अभी हम जो शुरू किए हैं ये चीज आपको हो सकता है कि आने वाला है, मेरा जो ऐसे क्लास होगा इस क्लास में आपको 4, 5, 6 क्लास मिलेगा कम से कम। ऐसा भी हो सकता है कि उससे भी ज्यादा जाए, जैसा मतलब आपका चलता रहेगा उस तरीके से इसको हम चलाएंगे, इसको रोकने वाले नहीं है। अब ये लगातार जब जब मैं आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल अगर आ जाता हूँ कल भी होगा, परसों होगा परसों भी होगा, मेरा जितना क्लास होगा रोज होगा इसको। लेकिन इसके पीछे क्या है कि इसको मैं पूरा का पूरा खत्म करना चाहता हूँ। केवल आपको सेफ्टी ऑफिसर इसके लिए नहीं बनाना चाहता हूं मैं, आप बनना चाहते हो मैं आपको अच्छा बनाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से बताओ इससे आगे बढ़े हम लोग। तो इसको फटाफट से समझ लेते हैं ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ट्रेड यूनियन, इसमें क्या बात किया गया कि वर्कर लोग का जो भी एक होगा, मतलब एक यूनियन बनेगा, मतलब सब लोग का एक प्रतिनिधित्व करेगा एक पर्सन
और वही जो डिसीजन लेगा सबको मानना पड़ेगा। जैसे हमारे गांव में सरपंच, मुखिया ये सब लोग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके का ऐसा एक रूल बना दिया गया कि ये जो लोग काम करेंगे इन सारे लोगों को, जितने भी वर्कर होंगे, सबको बात मानना होगा 1% का। वो एक एक्ट बना के इसको डाल दिया गया। पेमेंट ऑफ वेज मतलब इसमें क्या होता है कि कंपनी अपना कुछ पेमेंट अमाउंट दिखाती है सरकार को, उसी का एक वेज शीट हम लोग बोलते हैं, वही चीज बनने लगा कि मतलब सरकार को ये पता चले कि ये कंपनी इतना पेमेंट एम्प्लॉय को कर रही है, इतना सारा मतलब पैसा एम्प्लॉय को पेमेंट कर रही है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कि वैसा मतलब जो इंडस्ट्री के अंदर किसी प्रकार का विवाद अगर होता है किसी के साथ, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया कि भाई आपके बीच में अगर कुछ विवाद होता है तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में कुछ रूल बनाया गया, ठीक है। फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इसको शॉर्ट में लिखो तो ESI। और जब एक ऐसा एक्ट आया जिसमें क्या हो गया कि जिस भी स्टेट में कोई भी कंपनी काम कर रही होगी, कोई भी कंपनी जहां जिस स्टेट में काम कर रही होगी, उस स्टेट के अंदर उस वर्कर का जो एम्प्लॉय होगा उसका एक ESIC बनेगा, और ये पता चलेगा इससे उस स्टेट को कि हमारे यहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट बॉडी के अंदर आता है, और ये एक्ट भी उसी के लिए बना था कि एक रूल रेगुलेशन के अंदर सारे एम्प्लॉय स्टेट का एक जो इंश्योरेंस रूल होगा उसको फॉलो करेंगे और उनको उसमें रखा जाएगा। उसके बाद आया आपका फैक्ट्री एक्ट, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सब तो अलग अलग से चीजें हैं ना। फैक्ट्री एक्ट आया जब 1948 में, तो क्या हुआ कि भाई इसको अगर हम पढ़ लेते हैं या फिर इसको हम अगर जान लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। फिर आया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग इतना जानते हो कि कोई भी अगर लेडीज, कोई भी औरत जो होती है, जो प्रेगनेंसी में होती है, तो उनको कितना लीव मिलना चाहिए, कैसे लीव मिलना चाहिए, कब कब वो कैसे ले सकती है, वो सब चीज इसमें मैटरनिटी के लिए आता है। बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद तक उनको लीव रहता है और फिर से वो जॉब ज्वाइन कर सकती है। तो मैटरनिटी लीव बेनिफिट इसी में आता है, ठीक है। ये कब आया था? 1961 में। पेमेंट ऑफ बोनस, भाई बोनस क्या होता है आप सबको पता है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं हम। बोनस मिलता है कंपनी द्वारा, और ये एक एक्ट के तहत है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से एम्प्लॉय को दिया जाता है। सच बात यह है कि मर्जी से ही दिया जाता है, रोल बस बना हुआ है, ठीक है। बोनस ये देखो, मैंने क्या बोला, शुरू में ही बोला कि बहुत सारा आपको सेक्शन रूल्स ऐसे मिलेंगे जो केवल कागजों में पढ़ा जाता है, जो काम होता है वो अपने हिसाब से होता है। एक बोनस वाला भी नहीं है, रूल से कौन दब के देता है यार बोनस किसी एम्प्लॉय को, खुशी से देता है। उसे लगता है कि हमारा काम अच्छा हो रहा है, ये लोग जो हमारे एम्प्लॉय हैं अच्छा काम कर रहे हैं, इससे हमारी कंपनी आगे जाएगी, वो देता है बोनस। इक्वल रेमुनेशन, कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे भाई इक्वलिटी की बात हो रही है कि एक एक्ट लाया गया 1976 में कि सब लोग समान हैं, सब लोग समान हैं, मतलब जो हेल्पर है वो भी, और जो देखो रूल के हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत चीज क्लियर मैं बात करता हूँ, बहुत चीज मैं क्लियर पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता होगा। रूल के हिसाब से जो लेबर है वो, जो टेक्नीशियन है वो, और जो सुपरवाइजर है वो, और जो सेफ्टी ऑफिसर है वो, और जो आपका इंचार्ज है वो, और भी कंपनी के सारे एम्प्लॉय सब इक्वल होंगे, ये इस एक्ट में बताता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाला एक्ट है चाइल्ड लेबर एक्ट, ठीक है। कंपनी में जो काम होता है उसमें चाइल्ड लेबर एक्ट ये सबसे ज्यादा काम में आने वाला एक्ट है। आप में से सबसे पहले ये बताओ कि कितने उम्र तक कोई लड़के को चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर रखा जाता है, कितने कम उम्र तक उसको बोला जाएगा कि चाइल्ड लेबर है, कितने एज तक? फटाफट से कमेंट करके बताओ। 18 ईयर से कम चाइल्ड एक्ट में आता है ना। तो ठीक, इतना समझ गए।
मैं समझता हूं कि आज के लिए हमने जितना बताया इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास